नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। संसद के दोनों सदनों से जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है 2024 का वो पास हो गया और अब राष्ट्रपति के पास भेज भी दिया गया और उसको समय की बात है, थोड़ा औपचारिकता है राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने की। लेकिन हुआ क्या, जो पास होना ही था, लेकिन बहुत से लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि नीतीश, नायडू, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, अजीत सिंह, अजीत पवार, शिवसेना, इसके एनसीपी के अजीत पवार और शिंदे के प्रति तो खैर नहीं था, क्योंकि वो तो असली शिवसेना है, तो उनका तो पहले ही जग जाहिर था। तो ये लोग जो है उसको पास नहीं होने देंगे और सरकार को गिरा देंगे। एक किस्म से बिल को गिरा देंगे, यानी सरकार को गिरा देंगे। और ये बात कोई आज वो नहीं कर रहे हैं। जब से ये सरकार बनी, जून के बाद, जब बीजेपी का अपना ही बहुमत कम हो गया, 303 से 240 पर आ गए, तो निश्चित रूप से वो एक बैसाखी वाली सरकार बन गई। और इस बैसाखी के दो बड़े मुख्य वो थे। एक तो ये नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के, और दूसरे चंद्रबाबू नायडू तेलुगुदेशम पार्टी के। सबको ये उम्मीद थी कि ये लोग इनका साथ नहीं देंगे बीजेपी का सरकार बनाने में। भले ही ये एनडीए में एक साथ होकर के लड़ाई लड़ी उन्होंने, क्योंकि उनका ये मानना था ये दोनों सेक्युलर पार्टी हैं, इसके अलावा चिराग पासवान भी और अजीत सिंह भी। तो काफी समय तक यही खींचतान चलती रही कि ये टूट जाएगा, इनका ये लोग अपना समर्थन वापस ले लेंगे। और तब तक ये लगातार गाली देते रहे और इनके खाली पुलाव पकते रहे, इनकी एक खिचड़ी बनती रही। आज के दिन, कल के दिन, और ये मतलब कांग्रेस के नेताओं से लेकर के जो इनका गटर का मीडिया तंत्र है, यूट्यूबर्स है, वो हर दिन एक डेट देते थे, अब ये सरकार गिर जाएगी, फला तारीख को गिर जाएगी। तो इस तरह जब 5-6 महीने हो गए और फिर भी सरकार नहीं गिरी, तो फिर देश में हर चीज का दोषारोपण इन पर करने लगे। इन जो 4-5 समर्थक एनडीए के, जो इनके समर्थक हैं बीजेपी के, सब चीज का, अगर संभल में कुछ हुआ, वहां खुदाई में कुछ मिला, एक सच उजागर आया, उसका दोष भी इन्होंने इनको देना शुरू कर दिया। आगे क्या क्या हुआ, इस दौर में क्या क्या हुआ, इस पर चर्चा करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो ये जो पूरी की पूरी जो गाज गिरी इसके पास होने की, हालांकि 99% तो ये बात था कि पास हो गई होगा, क्योंकि ये लोग एनडीए के घटक दल है और इन्होंने सब कुछ देख करके, सब कैलकुलेट करके ही ये सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनाई। लेकिन इसके बावजूद जिनके मन में ये था कि भाई, क्योंकि ये सेकुलर पार्टियां हैं, इनको मुस्लिम पार्टियां भी वोट करती हैं, इसलिए ये इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। और फिर दूसरा क्या है कि नीतीश कुमार हैं, एक तो नीतीश कुमार प्रतिबल बदलते रहने वाले हैं, मतलब 2-3-4-5 साल में एक न एक बार वो पाला बदलते रहते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने पिछले कुछ समय से ध्यान दिया होगा, जब से नई सरकार बनी, अब की बार जो उन्होंने समर्थन दिया, उसमें बार बार वो ये कहते रहे कि नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझसे गलती हो गई, हाथ जोड़ते हुए नजर आए, प्रधानमंत्री के पैरों में गिरते हुए नजर आए। तो ये जो है, ये नीतीश कुमार का एक नया चेहरा था, जिस पर और भले विश्वास न कर रहे हो, लेकिन बीजेपी इस बारे में फर्म थी कि अब नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे। और फिर इस दौर में भी उन्होंने जो है वो किया, एकदम स्पष्ट कुछ नहीं कहा। ठीक है, उनके नेता कुछ बयान देते रहे, कोई और देता रहा, हाँ देखेंगे और इसमें हम संशोधन चाहते हैं। ऐसे ही नीतीश ने भी जो है ईद के टाइम पर वहां जाकर के मुस्लिम समाज के बीच जाकर के ईद की रस्म अदा करी और वहां पर भी कुछ कहा कि ये जो है पुराने डेट से नहीं होगा और हम आपको आश्वासन देते हैं। ऐसे ही नीतीश ने भी कहा, क्योंकि ये बात जो है कांग्रेस, बीजेपी भी इस बात को कह चुकी है हमारी, क्योंकि वो मन जानते हैं कि हमारे अंदर इतना हमें समर्थन नहीं मिला है कि हम इसमें कोई रेडिकल चेंज करें या वक्फ बोर्ड को पूरा समाप्त कर दें। फिर भी उन्होंने इतना जरूर किया कि एक भविष्य में ये नासुर न बन जाए, जो कि बन ही चुका था।
उसको जो है इलाज काफी कुछ कर दिया। बहुत हद तक इसके ऐसे कानून, ऐसी धाराएं खत्म कर दी कि ये एक जो है विषैला सांप से हट करके एक विषीन सर्प हो गया। और इस ढंग से उनको मजबूरियां रही है। और फिर दूसरा क्या कि उनको यह भी नहीं दिखना है कि हम पूरी तरह से एंटी मुसलमान हैं, क्योंकि भले ही ये मुसलमानों के वो हो, हक में हो, ये जो इन्होंने संशोधन किए, भले ही इसका जो विरोध किया गया इसके राष्ट्र के हित में है, क्योंकि कांग्रेस तो ये पूरा का पूरा समर्पित कर चुकी थी मुसलमानों को, इस देश को पूरा समर्पण कर दिया था किसी भी मामले को लेकर के, चाहे वक्फ बिल हो, चाहे ये जो वो था पूजा स्थल अधिनियम हो, या एक वो और बिल लाना चाह रहे थे वो, जिसमें अगर कहीं भी कोई दंगा हो, कम्युनल वायलेंस बिल करके, तो उसकी सारी जिम्मेवारी बहुसंख्यकों को जो है माना जाएगा इसके लिए जिम्मेवार। और ऐसे कई कई जो है ऐसे बिल उन्होंने प्रस्तुत किए जो सिर्फ एक तरफा थे, जो इस बात को बढ़ावा देने के लिए थे कि मुसलमानों को हम खुश करेंगे। मतलब आप ये सोचिएगा कि पूरा एक देश दे दिया, उसके बावजूद आप जो है ये सब कर रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं। सरदार पटेल ने तो स्पष्ट कहा था कि भाई तुम तो अभी एक दिन पहले तुम पाकिस्तान के लिए वोट दे रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया? अपने दिल से पूछो, हमसे मत पूछो। तो खैर मैं इस मामले में आता हूं। तो जब ये फाइनल हो गया, दोनों उससे पास हो गया, तो इनके खिलाफ पूरे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस और इनका इकोसिस्टम जो है इनके खिलाफ जहर उगलने लग गया। उन्होंने कहा कि ये पांचों, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये अजीत सिंह, चिराग पासवान और अजीत पवार, इन सब के खिलाफ जो है हम जो है नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे और इनको मटिया मेट कर देंगे। आगे आने वाले समय में इनकी राजनीति को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा हम एक इकट्ठा होकर के एक शक्ति से जो है पूरी मुस्लिम पावर्स जो है इनके खिलाफ इकट्ठा हो जाएगी। सचमुच बयानों के हिसाब से और जो इनकी सॉलिडरिटी है पूरे वोट को एक वोट बैंक के रूप में यूज करने के लिए जो है, तो उससे लग रहा है कि इनका कैरियर खत्म हो जाएगा। और सबसे पहले शिकार होंगे नीतीश कुमार, क्योंकि 5-6 महीने बाद ही बिहार में चुनाव होने, और नीतीश कुमार की स्थिति वैसे भी ठीक नहीं है, काफी एंटी इनकम्बेंसी भी है। अब वो नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते। फिर भी लोगों के मन से अभी भी आरजेडी की, लालू यादव की जो सरकार थी उसकी स्मृति अभी भी नहीं गई। हालांकि नई पीढ़ी को भले ही पता नहीं हुआ क्या जंगल राज था, लेकिन फिर भी ये सब चीजें जब चर्चा में आती हैं तो ये सब आती है। अब मैं बताता हूं, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे कार्टून छपे। एक सतीश आचार्य है, कार्टूनिस्ट है, तो उसका अपने को मतलब एक जमाने में आर के लक्ष्मण जैसे कार्टूनिस्ट हुआ करते, एक ये जो है पेड़ है, इनका सिर्फ एक है हिंदुओं के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, इस ढंग से कार्टून बनाना। तो उसका भी काफी वो चला। एक तो मैं आपको उसका कार्टून दिखा रहा हूँ। इसके अलावा सोशल मीडिया में किस तरह से लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी इन पांचों के वो बना करके, फोटो बना करके, और उनके पीछे जो आप देख रहे हैं पीठ पे छुरा मार करके मुसलमानों के पीठ पर छुरा मार रहे हैं। तो ये इन्होंने अपना एक आक्रोश व्यक्त किया और ये तय करके बैठे हैं कि अब की बार इन सब का जो है मुस्लिम वोट एक भी वोट नहीं देंगे और इन सब का मटिया मेट कर देंगे और इनकी राजनीति को खत्म कर देंगे, हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और टीवी में भी आप देख रहे होंगे जितने भी मुल्ला मौलवी और इनके संगठन हैं, ये सबके सब वही बोल रहे हैं कि अब की जो है इनको खत्म कर देंगे। अब मैं आता हूं असली तथ्यों पर। नीतीश कुमार की उपलब्धि, जितना भी उनका कार्यकाल रहा, बिहार में उन्होंने दंगे नहीं होने दिए, इसलिए वो सेकुलर कहलाते हैं। इसलिए नहीं कि वो एंटी हिंदू थे या एंटी मुसलमान है या प्रो हिंदू है प्रो मुसलमान, नहीं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा रहा। और अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से मुसलमानों ने वोट दिए। अभी जब 2020 के चुनाव जो हुए तो बिहार में 47 सीट ऐसी हैं जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या रहती है, और 20% अपने आप में किसी को भी ये पलटने के लिए बहुत होता है। मतलब एक किसी की तरफ भी जो है किसी को जिताने के लिए एक मुश्त जब वोट आ जाता है तो वो बहुत मायने रखता है। और इन 47 सीटों में से 11 पर जनता दल यूनाइटेड ने
अपने कैंडिडेट खड़े किए और उनका एक भी विधायक नहीं चुना गया इन सीट से। अब आप सोचिए, इनका पाखंड देखिए, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम जो है नहीं देंगे। तुमने दिया ही कब था उनको? जो तुम आज ब्लैकमेल कर रहे हो, तुमने तो दिए नहीं। बोलते रहो कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तुमने तो अपने सारे अंडे जो है एक ही टोकरी में डाल दिए। यूपी में मुलायम सिंह यादव के बेटे को, समाजवादी पार्टी को, और बिहार में लालू प्रसाद यादव के बेटे को यानी अखिलेश को, आरजेडी को। और अब इनमें से कुछ अंडे कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन वो भी सशर्त है। अभी भी वो जानते हैं कि हम केवल उसी को देंगे जो बीजेपी को हराएगा। अगर माना कांग्रेस अगर इस स्थिति में नहीं होगी तो हम नहीं वो करेंगे। जैसे कि अभी दिल्ली में हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, वही हुआ। उन्होंने जितना भी एक मुश्त वोट जो है, जो भी दिया मुसलमानों ने, जो वो दिया आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को नहीं दिया। 2-4% भले बढ़ गया वो उनका, लेकिन निर्णायक रूप से नहीं बढ़ा। तो ये इनका खोखलापन सामने आ गया। जो ये धमकी दे रहे, अरे किसको तुम धमकी दे रहे हो? तुम तो वैसे नीतीश को वोट नहीं देते हो। अब मैं आता हूं चिराग पासवान को। चिराग पासवान पिछली बार लड़े थे अकेले होकर के, उनका विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, जबकि उसमें ये लोकसभा में उसके 5 एमपी हैं। अगर तुम सचमुच उसके साथ खड़े होते तो विधानसभा में उसे मिल जाती सीट। एक सीट नहीं मिली। और जब वो बीजेपी के साथ गया तो बगैर सीट वाले इसको, चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीट मिली। मायने, आप सोचिए, मायने रखती है बात को। और जो 43-45 सीट जनता दल यूनाइटेड को थी, उसको लोकसभा में 12 सीट मिल गई। आप सोचिए, लगभग उसके बराबर, बीजेपी के बराबर। तो इसके निहितार्थ क्या है कि अगर ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं देते हैं, और जब वो बीजेपी के साथ आते तो जो बीजेपी का वोट है वो उनसे इतना बड़ा है कि ये लोग जीत जाते हैं लोकसभा में भी, और मतलब जेडीयू भी और चिराग पासवान भी। तो यह असलियत है जिसको ये छुपाना चाह रहे हैं। और नीतीश कुमार कोई वो नहीं है, 20 साल से लगातार सत्ता में है, भले अल्टी पल्टी मारते हो, लेकिन इस राजनीति को वो जानते हैं कि राजनीति की क्या सच्चाई है। उनको मालूम है कि 2-4% ही मुझे ये मिलता है, मुसलमानों को वोट मिलता है। लेकिन उसके जब हम अलग हो जाते हैं बीजेपी से, तो उसके वजह जो हिंदुओं का बड़ा जो वोट है वो अलग हो जाता है। इसलिए वो एकमात्र एक छत्र शासन नहीं कर पाए। वो इसी वजह से कर पाए, कभी यहां चले कभी वहां चले गए। और यही बात चिराग पासवान के साथ है। और यही बात अब मैं आता हूं जयंत चौधरी के साथ, जो अजीत सिंह का बेटा और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का पोता है। इतने बड़ी पार्टी थी वो, उस पार्टी को हड़प कर दिया था मुलायम सिंह यादव ने, समाजवादी पार्टी ने। जब इसमें विभाजन हुआ था जनता पार्टी में, तो जनता दल ए और बी, जनता दल ए जो है अजीत सिंह हो गया था और जनता दल बी बहुगुना हो गया था। बाद में फिर वो मुलायम सिंह को चली गई, वो पार्टी चली गई। तो वो कौन से जीते? अजीत सिंह और जयंत चौधरी इन लोगों के साथ रह करके, एंटी बीजेपी रह करके अपनी भी सीटें हारे। आज कम से कम उनका 1-2 सांसद तो है। तो उनको भी पता, क्योंकि वो उस क्षेत्र से आते हैं, मेरठ मुजफ्फरनगर की जाट बेल्ट से, जहां मुजफ्फरनगर का अगर आप लोगों को याद हो दंगे, किस तरह से वहां मुसलमानों ने जाटों को मारा। आप सेकुलरिज्म की राजनीति आप एक तरफा करते रहे, लेकिन रेसिप्रोकेट भी तो होना चाहिए। और अजीत, ये जयंत चौधरी पर उन्हीं के ही नेताओं का बहुत दबाव था यहां आने के लिए। अदरवाइज तो पिछली बार उसके साथ चले गए थे, इनके संगठन के साथ, समाजवादी पार्टी के पीडीए जो भी उसने बनाया है। तो वहां हमको सफलता नहीं मिली, वहां भी संसद में कोई नहीं पहुंचा, और यहां आकर के जो है इनको मिला है। उन पर दबाव है, वहां के लोग जो उनके नेता है नीचे के स्तर के, उनको सब चीजें पता है। अब आप चले जाइए इसके पास, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, वहां का जो है, वो भले ही सब कुछ करते हो, लेकिन वहां का जो मुस्लिम वोट, वो और क्रिश्चियन वोट इसका वाईएसआर के साथ है। ठीक है, वो भी राजनीति करते हैं, 2-4% के लिए राजनीति करते हैं। और आप सबसे बड़ी बात देखिए, जो कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर था, जिसने बाकायदा सेक्युलर ही नाम रखा था एच डी देवेगौड़ा का, उसको एक भी वोट नहीं मिला। पार्टी लगभग सफाई पे आ गई, एक वोट नहीं मिला मुसलमानों का।
तो आप कैसे, मतलब आप ये चाहते हैं कि लोग हमसे डरे, लेकिन आप अपने सारे अंडे एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं, एक टोकरी में करना चाहते हैं, तो फिर कोई नहीं डरेगा। ये सच्चाई है, इस बात को मान लो कि जो, और दूसरा क्या, इसकी बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है जिस ढंग से ये जो इंडिया अलायंस है, जिस ढंग से ये सामने आ रहा है, उसके खिलाफत में, सनातन धर्म के खिलाफत में, हिंदुओं के खिलाफत में, जैसे स्टालिन का बेटा कहता है कि साहब इसको इरिडिकेट करो, कर्नाटक में बोलते हैं, हर जगह जो जिस ढंग से बोलते हैं, और जिस ढंग से राहुल गांधी कांग्रेसी ये राम मंदिर में नहीं आते और कुंभ महाकुंभ की यात्रा नहीं करते हैं जैसे इसने किया, तो इसके पीछे सारा यही वो है कि आप अब गारंटी मत लो कि तुम्हारे छत उस पे जो एजेंडा तुम्हारा सेकुलरिज्म का, जो एक तरफ एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो मुसलमानों के बीच एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके बल पर तुम इनको वो करोगे, हिंदुओं को जो है तोड़ दे रहोगे। राहुल गांधी प्रयास कर रहा, बहुत प्रयास कर रहा दलित हिंदुओं को जो है कई उसमें बांटने, जातियों में बांटने के, क्योंकि जो उसके गुरु है, राजनीतिक गुरु हैं, जो उसको मिला है, जो विदेशों से, यहाँ के नहीं, तो उन्होंने यही उनको समझाया कि जब तक आप जातियों में नहीं बांटोगे, जब तक हिंदू समाज के टुकड़े टुकड़े नहीं करोगे, तब तक आप सत्ता में नहीं आ सकते, और वो इसमें लगा हुआ है। लेकिन अगर पप्पू को ये बात आती है, पता है, तो क्या जो हिंदू जो पढ़े लिखे हैं, जो आज तक इनके बहकाव में रहते थे कि भाई हाँ सेकुलरिज्म होता, लेकिन जब वो देखते हैं यार हमारी हर शोभा यात्राओं पर पत्थर पड़ते हैं, और जो जो आपके रास्ते हैं वहां पर मस्जिदें बना दी जाती है सिर्फ इसलिए कि ताकि एक दंगा स्थापित हो जाए, ताकि दंगा, पत्थर मारने का एक बहाना मिल जाए। आप ये बताइए ईमानदारी से कि ऐसा क्यों होता है कि हर त्योहार के पीछे यह कहा जाता है कि संवेदनशील इलाके हैं। संवेदनशील इलाके वही हैं जहां मुस्लिमों की पॉपुलेशन 20% से ज्यादा हो रही है, और ये खतरा है। ये खतरा कोई, पूरी दुनिया आप समझ चुके हैं कि ये लोग क्या करते हैं। और भारत का तो विभाजन इसलिए हुआ कि जैसे उनकी जनसंख्या 20% ज्यादा हुई, चले गए पाकिस्तान, उन्होंने ले लिया पाकिस्तान, गए नहीं, पाकिस्तान ले लिया उन्होंने धर्म के आधार पर। तो जो कुछ ये नीतीश को, चिराग पासवान को, अजीत जयंत चौधरी को जो धमकियां दे रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये कोई मायना नहीं रखता है, क्योंकि ये लोग भी जान चुके हैं कि ये हमें कहीं सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। देखिएगा अभी सुप्रीम कोर्ट के क्या होता है। धन्यवाद। पुनः निवेदन है, आप मेरे चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद।